गुड मॉर्निंग क्लास। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप्स की होती हैं। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि अभिकारकों की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा जो था हमारा वो था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर। जिसमें से हमने जो सेकंड पार्ट था हमारा अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन, इसके हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। पहला था एडिशन रिएक्शन जिन्हें योग अभिक्रियाएं, तथा दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिन्हें विघटन अभिक्रियाएं कहा जाता है। ये हमने समझा था। आज हम इसके बचे हुए दो टाइप्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। जो हमारा थर्ड टाइप है केमिकल रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन का, उनका जो टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिन्हें हम विस्थापन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो हमारी उच्च क्रियाशीलता वाली जो धातुएं होती हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, एल्युमिनियम है, ये क्रियाशीलता श्रेणी में रिएक्टिविटी सीरीज में अपने से नीचे आने वाले जो धातुएं होती हैं, जो तत्व होते हैं, उन्हें क्या कर देती हैं, उन्हें उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देती हैं, उन्हें उनके लवण से विस्थापित कर देती हैं। जिसका अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल दें, यहाँ पर लिखा भी हुआ है CuSO4 कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अगर आप आयरन से कराएंगे तो आयरन की क्रियाशीलता जो होती है वो कॉपर से ज़्यादा होती है। आयरन एक धातु है, कॉपर एक धातु है। कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर का एक सॉल्ट है यानी कि कॉपर का एक लवण है। तो आयरन धातु, आयरन मेटल की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होने की वजह से आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो जब इसने इसको डिस्प्लेस किया, इसको विस्थापित किया, तो बन गया FeSO4 और आपको कॉपर जो है वो अलग मिल जाता है। इसी अभिक्रिया में अगर आप क्या करें, FeSO4 ले लें और उसकी अभिक्रिया अगर आप सोचो कि कॉपर से कराएं तो वो अभिक्रिया पॉसिबल नहीं होगी, वो रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? रीज़न है कि कोई भी कम क्रियाशीलता वाला जो आपका धातु होगी वो अपने से अधिक क्रियाशीलता वाली धातु को विस्थापित नहीं कर सकती, यानी कम रिएक्टिव जो मेटल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। और अभी हमने पढ़ा कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है। तो आयरन तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर आयरन को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो ये हमें जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी है उसका एक टाइप था मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि धात्विक प्रतिस्थापन और विस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरा जो हमारा स्थापन अभिक्रियाओं का जो दूसरा प्रकार है, जो दूसरा टाइप है, वह है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर अब मेटल ना होकर के नॉन मेटल को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। तो इन दीज रिडॉक्स रिएक्शन नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा आर डिस्प्लेस्ड। इसमें जो अधातुएं होती हैं जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये दो हमारी अधातुएं हैं। तो जो हमारे धातुएं हैं, अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करेंगी, डिस्प्ले। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, सोडियम जो है जब वाटर से रिएक्शन करता है तो यहाँ वाटर में जो हाइड्रोजन है उसे क्या कर देता है, रिप्लेस करके उसकी जगह खुद आ जाता है और बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसी तरह से Zn है, वो जब HCl से रिएक्शन करेगा तो H को, हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, बना लेगा ZnCl2 और H2 गैस निकल जाती है। तो ये थे हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, वो या तो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को या फिर नॉन मेटल को उनके सॉल्ट से, उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में असमानुपातन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये जो हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये इसका टाइप हम कल पढ़ भी चुके हैं। क्या होता है इसमें, दोज रिडॉक्स रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ सेम रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अनदर इज रिड्यूस्ड एट सेम टाइम, कि एक ही अणु होगा उसका ही ऑक्सीकरण होगा और उसी का क्या होगा, अपचयन भी होगा। सेम मॉलिक्यूल का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर एक केमिकल रिएक्शन में हो रहा है तो ऐसी केमिकल रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन या फिर असमानुपातन अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो यहीं पर कंप्लीट होते हैं।
अब इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को हिंदी में समझ लें, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें पढ़ना है विस्थापन अभिक्रियाएं। क्या होती हैं विस्थापन अभिक्रियाएं? इन अभिक्रियाओं में आधार अणु का एक भाग आक्रमणकारी अभिकर्मक से विस्थापित हो जाता है। आधार अणु का मतलब कि जो आपका मॉलिक्यूल होगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट होना है, जिसमें विस्थापन होना है, वो किसी भी आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी कि जो आपका अटैकिंग रिएजेंट होगा उसके द्वारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए बी आपका कोई एक कंपाउंड है कि यौगिक है, और सी जो है वो आपका अटैकिंग रिएजेंट है, आपका एक आक्रमणकारी अभिकर्मक है। तो सी क्या करेगा, ए बी में से या तो ए को या बी को, दोनों में से किसी एक को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में सी जो है वो बी को विस्थापित कर रहा है। तो ये एक सूत्र है कि किस तरह से अभिक्रियाएं होती हैं। अब इसके जो उदाहरण हैं वो इसके प्रकार में हैं। जो विस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होती है, एक होती है धातु विस्थापन, एक होती है अधातु विस्थापन। धातु विस्थापन में क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में एक धातु परमाणु यौगिक से दूसरे धातु आयन को विस्थापित कर देती है। जो अधिक क्रियाशील धातु होगी वो अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। जैसे यहाँ पर CuSO4 में Cu जो मेटल है, जो धातु है, वो आयरन द्वारा क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है और बन जा रहा है FeSO4 और Cu आपका निकल जा रहा है। तो यह है आपकी धातु विस्थापन अभिक्रिया। जबकि अधातु विस्थापन में क्या होता है, इन रेडॉक्स अभिक्रियाओं में अधातुएं विस्थापित होती हैं। जो निकलेगा वो क्या होगी, अब अधातु होगी। कैसे? जैसे आपने सोडियम की अभिक्रिया करा दी जल से, तो जब आप सोडियम की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो सोडियम यहाँ जल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एक अधातु होती है, एक नॉन मेटल होता है, इसीलिए ये कहलाएगा अधातु विस्थापन। यौगिक क्या क्या बनेंगे, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है कि जो Zn है, जिंक है, उसकी अभिक्रिया अगर आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और ZnCl2 जिंक क्लोराइड का निर्माण होगा। तो ये है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है असमानुपातन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो समान परमाणु, जो समान अणु होता है, वो उस एक बार क्या होता है, ऑक्सीडाइज यानी उसका एक ऑक्सीकरण होता है और एक भाग में उसका अपचयन होता है एक समान अभिक्रिया में। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें समान अभिकारक का एक अणु ऑक्सीकृत होता है तथा एक अपचयित हो जाता है, असमानुपातन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर Cu+ जो है, क्यूप्रस आयन जो है वो क्यूप्रिक आयन और कॉपर में परिवर्तित हो रहा है। ये Cu+ जो होता है, जब Cu के ऊपर एक धन आवेश हो तो उसे क्यूप्रस कहा जाता है, और Cu के ऊपर अगर दो धन आवेश हो तो उसे क्यूप्रिक कहा जाता है। तो जब Cu+ Cu2+ में परिवर्तित हुआ तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, भाई तभी तो 1+ चार्ज, एक धन आवेश बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। जबकि जब Cu+ Cu में परिवर्तित हुआ तो इसका धन आवेश चला गया। कैसे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन का बढ़ना क्या कहलाता है, अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो Cu+ जो है उसका एक एटम, एक परमाणु में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे में अपचयन। ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं असमानुपातन अभिक्रियाएं। तो हमारा अभिक्रियाओं का प्रकार जो है वो यहीं खत्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऑक्सीकरण संख्या। किसी भी तत्व की, किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है और हम उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। डेफिनेशन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल डेफिनेशन कि जब आप कोई कंपाउंड बनाने जाओगे, उस कंपाउंड को बनाते समय, भाई कंपाउंड कैसे बनता है, कोई भी कंपाउंड बनता है जब कोई दो या दो से अधिक परमाणु, यानी जो दो या दो से ज़्यादा जो एटम होंगे, ये एटम सेम भी हो सकते हैं, इससे एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपस में आकर के कंबाइंड होते हैं, आपस में आकर के बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें हमारा कंपाउंड यानी कि हमारा यौगिक हमें प्राप्त होता है। और ऐसा करने के लिए, मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए जो एटम्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करते हैं। एक एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, गेन्ड माने इलेक्ट्रॉन गेन किए गए, इलेक्ट्रॉन लिए गए,
और लॉस्ट, लॉस्ट माने दिए गए, बाय एन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डोनेट किए जाएंगे, दिए जाएंगे या लिए जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग होगी या लूजिंग होगी, वही इलेक्ट्रॉनों का नंबर जो है उनका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय द एटम ऑक्सीडेशन नंबर इज़ पॉजिटिव। भाई जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर जो आपका परमाणु होगा, जो एटम होगा, उस पर धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बाय द एटम ऑक्सीडेशन नंबर इज़ पॉजिटिव। बट इन केस द इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय द एटम, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें तो आपकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। इसे हिंदी में समझ लेते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है किसी यौगिक के बनने में उसके किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है अथवा जितने इलेक्ट्रॉनों को उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जब हम कोई यौगिक, फॉर एग्जांपल आपको जल बनाना, वाटर बनाना है, तो H2O कैसे बनता है? H2O बनने के लिए H2 और O2 ये आपस में आकर मिक्स होते हैं। तो यहाँ पर जब H2 और O2 आपस में आकर के मिक्स होंगे, ये फॉर एग्जांपल 2H2 और O2 मिल करके क्या बना रहे हैं, 2H2O बना रहे हैं। तो ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। जब ये कंपाउंड H2O बनाएंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से कोई एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता होती है वो होती है हाइड्रोजन के पास, और इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता होती है वो होती है ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, त्याग किया जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। तो किसी भी यौगिक को बनाने में किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या ही ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। यदि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, अगर कोई परमाणु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो उस कंडीशन में उस पर जो ऋण आवेश होगा वो कम हो जाएगा और परमाणु पर धन आवेश बढ़ जाएगा। धन आवेश बढ़ने की वजह से उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो धनात्मक संख्या से प्रदर्शित करते हैं। इसी के विपरीत यदि इलेक्ट्रॉन परमाणु द्वारा ग्रहण किए जा रहे हों, जो परमाणु है वो अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपके परमाणु पर ऋण आवेश बढ़ेगा, और ऋण आवेश बढ़ने की वजह से ही आपकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी परमाणु की, उसे ऋणात्मक संख्या से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आपको ये समझ लेना है कि किसी भी परमाणु के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है +2 +3 +4, तो इसका मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं। और अगर उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है कम होता जाए और नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाए, पॉजिटिव चार्ज कम होता जाए और नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाए, तो आप समझ लेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं। तो अब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन जो है वो आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉनों का कम होना जो है ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना अपचयन यानी कि रिडक्शन कहलाता है। तो ये था हमारा ऑक्सीकरण संख्या। एक उदाहरण से और देख लीजिए, जैसे FeCl3 है, तो FeCl3 कैसे बनता है, आयरन की क्षमता, क्योंकि ये एक धातु है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, जबकि क्लोरीन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। अब यहाँ पर एक आयरन से 3 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, तो यानी कि जो ये आयरन एटम है इन तीनों क्लोरीन्स को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये डिपेंड करेगा क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, कितने क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्लोरीन के 72 कोश में मैंने बार बार आपको बताया हुआ है कि 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक को पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो एक क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। वो 3 इलेक्ट्रॉन ये किससे लेगा, आयरन से ले लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देने पर आयरन के ऊपर जो है 3 प्लस चार्ज यानी कि 3 जो है धन आवेश आ जाएंगे। इसका मतलब है कि आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो FeCl3 में एक आयन होगा Fe3+ का,
जबकि इसमें 3 क्लोरीन जो है, हर एक क्लोरीन एक नेगेटिव लेता है, तो 3 क्लोरीन जो है 3 नेगेटिव ले लेते हैं, तो इस तरह से 3 Cl- हमें प्राप्त होते हैं। अब Fe से क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसलिए इसके ऊपर 3 जो है धन आवेश यानी 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +3, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। वहीं पर एक क्लोरीन ने केवल 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो इसलिए क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1। तो ये था हमारा ऑक्सीकरण नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु की आप ऑक्सीकरण संख्या उसके अणु से, उसके मॉलिक्यूल से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके अपने कुछ फिक्स्ड रूल होते हैं। तो अगर आपको ये रूल्स पता हैं तो आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे रूल नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एटम और मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। आपकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है किसकी, किसी भी फ्री एटम की या मॉलिक्यूल की, वो क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। एंड इट इन दिस केस डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो फ्री एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्री एटम और मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि जब आपके मॉलिक्यूल में कोई और एटम या जो है वो प्रेजेंट ना हो, उस कंडीशन में आपका जो मॉलिक्यूल माना जाता है वो फ्री माना जाता है। जैसे H2 है, N2 है, P4 है, यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार का एटम है, एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी आपके फ्री मॉलिक्यूल्स होंगे, फ्री एटम या मॉलिक्यूल होंगे, जैसे H2 है, N2 है, P4, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या क्या मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूज़न है तो याद रखेंगे कि जब कोई एटम या परमाणु किसी अन्य एटम या परमाणु के साथ मॉलिक्यूल ना बनाए हो, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव क्या होगी, 0, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। सेकेंड, इन कंबाइंड स्टेट। अब मान लीजिए कि यहाँ क्या था, यहाँ पर तो इसी ने हाइड्रोजन ने किसी और एटम के साथ कॉम्बिनेशन नहीं किया था, लेकिन अगर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या जितने भी आपके जो एटम्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो कुछ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर उस कंडीशन में फिक्स होती है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। हाइड्रोजन जब किसी भी परमाणु के साथ अपना यौगिक बनाता है, किसी भी एटम के साथ अपना मॉलिक्यूल बनाता है, जैसे वाटर का आप एग्जांपल ले लीजिए H2O, तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1 होगी। लेकिन जो हाइड्राइड होते हैं धातुओं के, मेटल के हाइड्राइड आप लोगों ने पढ़े थे, यानी कि जब हाइड्रोजन किसी धातु के साथ जुड़ा हो, जैसे सोडियम हाइड्राइड, आपने हाइड्रोजन चैप्टर में ये पढ़ा भी था, तो हाइड्रोजन जब हाइड्राइड बनाता है तो उस समय हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी मानी जाती है, -1। तो यहाँ पर इसकी +1 होगी और हाइड्राइड के केस में केवल -1 होगी। कंफ्यूज नहीं होंगे, हाइड्रोजन केवल और केवल जब हाइड्राइड के रूप में होता है, हाइड्राइड के फॉर्म में होता है, तभी उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। बाकी सभी जगहों पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 मानी जाएगी। सेकेंड कंडीशन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल। आपने पीरियोडिक टेबल अगर आप देखो तो जो पहली रो होती है, पहला जो आपका समूह होता है, ग्रुप होता है, वो होता है एल्कली मेटल का। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये लिखे हुए हैं। इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होती है, +1 होती है। सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। और एल्कली मेटल के ठीक बाद जो ग्रुप होता है वो होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल का। एल्कली मेटल्स को हिंदी में क्षार धातुएं कहते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल को क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। तो एल्कली मेटल की कितनी थी, +1 थी। वहीं पर एल्कलाइन अर्थ मेटल में जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम है, बेरियम है, रेडियम है, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 मानी जाती है। जब भी यह कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे, कोई अणु बनाएंगे, तो वहाँ पर केवल इन तत्वों की, बेरिलियम की, केवल मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +2 होगी। नेक्स्ट, जनरली मेटल्स शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जितनी भी धातुएं होती हैं वो
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल के पास, धातुओं के पास ये क्षमता होती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ऑक्सीजन शो -2 ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन जब ऑक्साइड फॉर्म में, ऑक्साइड जैसे आपने K2O बना लिया, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, वाटर है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, इन सब कंडीशंस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, वो कितनी मानी जाएगी? -2 होगी। लेकिन जब ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दें पर ऑक्साइड का, H2O2, तो यहाँ पर ये होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के केस में जो स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन का, वो कुछ इस तरह होता है, और ऐसे समय पर परऑक्साइड के कंडीशन होने पर, परऑक्साइड की स्थिति होने पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानेंगे? -1 मानेंगे। एंड इन OF2, केवल और केवल कब? जब OF2 होगा, OF2 मॉलिक्यूल बनेगा, उस कंडीशन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण नंबर कितना माना जाएगा? +2 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि OF2 ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों में, भाई ऑक्सीजन जो है उसकी भी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, फ्लोरीन है उसकी भी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, लेकिन फ्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ने पर वो ऑक्सीजन से ही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जब ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +2, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 माना जाएगा। और इन सुपर ऑक्साइड्स, जबकि जब हमारा ऑक्सीजन कोई सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाए, जैसे कि इसका एक एग्जांपल होता है H2S2O8, ये एक सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल है। इस कंडीशन में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है, वो -1/2 लिखी जाती है। तब उस कंडीशन में आप ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखोगे? -1/2। तो ऑक्सीजन की देखिए 4 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हैं, लेकिन सबकी कंडीशंस अलग हैं, तो आपको यही कंडीशंस याद रखनी है। आज मैं इस एक्सप्लेनेशन को यहीं तक रख रहा हूँ। कल बाकी जो बचे हुए हमारे रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, ऑक्सीकरण संख्या के, वो एक्सप्लेन किए जाएंगे, और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में क्या अंतर होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप जो है पूछ सकते हैं, और पूरे एक्सप्लेनेशन देखिए, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके क्लास, थैंक यू।